ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। न इधर न उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और शुरुआत करते हैं एबीपी रिपोर्ट की उन 4 खबरों के साथ जिन्हें हम आपको विस्तार से दिखाने वाले हैं। तो पहली बड़ी खबर जो है वो यह है कि दिल्ली धमाका केस में गिरफ्तार आतंकियों की जो रिमांड है वो बढ़ गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिन की एनआईए रिमांड बढ़ाई है। आतंकी डॉक्टर शाहीन, मुजम्मिल, आदिल और मुफ्ती इरफान से अभी और पूछताछ की जाएगी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि जमीन घोटाले से जुड़े अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी के तार। ईडी सूत्रों का दावा है कि जमीन सौदे के लिए मरे हुए लोगों के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर महंगी जमीनों को हड़पा गया। इस पर भी विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे। तीसरी खबर यह है कि मौलाना महमूद मदनी का भड़काऊ बयान सामने आया। मदनी ने कहा है कि जब जब जुल्म तब तब होगा जिहाद। सुप्रीम कोर्ट और वंदे मातरम पर भी सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने कहा कि मौलाना भड़काने का काम कर रहे हैं। और चौथी खबर है मध्य प्रदेश के रतलाम से, जहां पर स्कूल में मोबाइल फोन लाने के बाद सस्पेंड हुए बच्चे ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। दोनों पैर और रीढ़ की हड्डी टूट गई है। हालत बेहद नाजुक है। और अब विस्तार से खबरों की बात करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पर बारामूला में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। एक झटके में बाइक बिखर गई। बाइकर फिसला और उसका चेहरा दूसरी बाइक और बाइकर से टकरा गया। हैरान करने वाली बात तो बाइक के फिसलने की है कि आखिर बाइक फिसली क्यों, जिससे ये एक्सीडेंट हुआ। गनीमत रही कि जिस बाइक से बाइकर टकराया उसका बाइकर समय रहते बाइक से अलग हो गया और बच गया। लोग फौरन मौके पर पहुंचे। नीचे गिरने वाले बाइकर की हालत देखकर लोगों ने सिर पकड़ लिया, क्योंकि बाइक से टकराने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम मोहम्मद शफी बताया गया। इसीलिए सड़क पर चलिए तो रफ्तार को काबू में रखिए, क्योंकि अगले पल कौन सा मंजर होगा कहना मुश्किल है। ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सेवादारों से मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ दबंग गुरुद्वारे के सेवादारों को घेरकर लाठी डंडों से पिटाई करते हुए दिखे। पहले पगड़ी खींचकर उतारी, फिर 3 हमलावर एक सेवादार को लाठी डंडों से पीटने लगे। कुछ ही देर में कुछ दबंग लाठी लेकर पहुंचे और पिटाई शुरू कर दी। पहले को छोड़ा तो दूसरे पर हमला बोल दिया, लेकिन इसी बीच एक सेवादार को पलटवार का मौका मिल गया। वो जैसे ही दबंगों पर झपटा, हमलावर भागकर पीछे चले गए। ये वीडियो लखीमपुर खीरी के गुरुद्वार के पास की है। रास्ते में मोटरसाइकिल आपस में टकराने की वजह से कहासुनी होने लगी। इसी बीच दूसरे पक्ष ने रॉड और लाठी डंडों से सेवादारों पर हमला बोल दिया। आरोप है कि कहासुनी के दौरान सेवादारों की पगड़ी उछालने की वजह से विवाद बढ़ गया। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। मामला दर्ज हो चुका है। मुंबई से एक डरावनी तस्वीर आई है, जहां के अंधेरी ईस्ट में एक बेकाबू पिकअप ने पेट्रोल पंप कर्मी को टक्कर मार दी। हादसे में पेट्रोल पंप के कर्मचारी को गंभीर चोटें लगी हैं। पेट्रोल पंप कर्मी जब तक कुछ समझता, पिकअप ने उसको ठोकर मार। पिकअप ड्राइवर पेट्रोल भरवाने के लिए पंप पर ऐसे घुसा मानो वो किसी सरपट दौड़ते हाईवे पर गाड़ी चला रहा। पेट्रोल पंप कर्मी को अंदेशा नहीं था कि अगले ही पल उसके साथ ऐसा कांड होने वाला है। जैसे ही पिकअप ड्राइवर ने टक्कर मारी, पेट्रोल पंप कर्मी उछलकर मशीन से जा टकराया। ध्यान दीजिए, जहां हादसा हुआ वहीं बगल में 3 से 4 और लोग खड़े थे, यानी हादसा और भी ज्यादा भयानक और डरावना हो सकता था। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के रतलाम की, जहां से हर माता पिता को सावधान करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। 8वीं में पढ़ने वाले छात्र स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदकर जान देने की कोशिश की। ऐसा क्यों किया, ये समझने से पहले वो वीडियो देखिए, जब प्रिंसिपल के कमरे से निकलने के बाद बच्चा तेजी से आगे बढ़ा और पल भर में करीब 45 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी। 8वीं का छात्र तेजी से सीढ़ियों की ओर आगे बढ़ा और पल भर में उसने रतलाम के मोदी इंटरनेशनल स्कूल के तीसरे मंजिल से छलांग लगा दी। प्रिंसिपल के कमरे से निकलकर छात्र जब भागा तो उसे पकड़ने के लिए स्कूल का स्टाफ पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन समय रहते छात्र को पकड़ नहीं पाया और स्कूल स्टाफ की आंखों के सामने ही उसने छलांग लगा दी। जमीन पर गिरते ही उसके दोनों पैर और रीढ़ की हड्डी टूट गई।
कुछ बोल भी नहीं पा रहा है क्योंकि उसको शायद ये फ्रैक्चर हो गया है। सब कुछ 45 सेकंड के अंदर हुआ। स्कूल ने छात्र की शिकायत करने के लिए पिता को बुलाया था। वो रिसेप्शन पर बैठे हुए थे। दूसरी ओर छात्र को प्रिंसिपल अपने कमरे में बुलाकर डांट रही थी। इसके बाद सुबह 9:58 पर स्कूल का एक स्टाफ छात्र को प्रिंसिपल के कमरे से बाहर ले गया और करीब 3 मिनट बाद सुबह 10:02 पर छात्र स्कूल के सीसीटीवी में भागते हुए दिखा। यहाँ से ठीक 45 सेकंड बाद यानी सुबह 10:02 पर छात्र ने स्कूल की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी और जैसे ही छात्र जमीन पर गिरा, रिसेप्शन पर बैठा पिता और वहां बैठे लोग शोर सुनकर छात्र की ओर भागे। मैं स्कूल में जब पहुंचा तब पता चला एकदम से कि वो गिर गया है, तो हम उठा के उसको हॉस्पिटल ले गए। सवाल है कि आखिर ये नौबत आई क्यों? दरअसल स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि 2 दिन पहले छात्र मोबाइल फोन लेकर स्कूल गया और पकड़े जाने पर उसकी शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल से की गई। प्रिंसिपल इतनी नाराज हुई कि छात्र को सस्पेंड कर दिया। छात्र ने 3 मिनट में 40 से ज्यादा बार माफी मांगी, लेकिन प्रिंसिपल का दिल नहीं पसीजा। 14 साल का विशान कटारा स्केटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी है। आने वाले दिनों में नेशनल लेवल पर प्रदर्शन करने वाला था। पहले क्लास के शिक्षकों ने डांटा, फिर प्रिंसिपल ने सस्पेंड करने का हुक्म सुना दिया। इससे विशान डर गया और प्रिंसिपल से अगले 3 मिनट तक एक गलती के लिए करीब 40 बार उसने माफी मांगी। इसके बाद छात्र ने प्रिंसिपल के सामने कान पकड़ लिए। वो लगातार माफी मांगता रहा। माफी मांगते मांगते छात्र टूट गया। इसके बाद शायद डर या तनाव की वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाया और तीसरी मंजिल से कूदकर उसने जान देने की कोशिश कर डाली। तो अब सवाल यह उठ रहा है कि एक गलती की इतनी बड़ी सजा प्रिंसिपल ने क्यों दी? स्कूल में छात्र पढ़ने और सीखने जाते हैं। अगर छात्र ने मोबाइल लाने की गलती कर दी तो उसे डांटा गया था, पिता से शिकायत की जा सकती थी, समझाया जा सकता था, लेकिन 3 मिनट में 40 बार माफी मांगने के बाद भी उसे सस्पेंड किया गया। आखिर क्यों? क्या स्कूल में तालिबानी रूल चल रहा है? एक होनहार छात्र अब अस्पताल में है। बताया जा रहा है कि मोबाइल वाली घटना से पहले उसने कभी भी कोई रूल नहीं तोड़ा था। जितना पता चला है बच्चा जो है नॉर्मल था, ऐसा कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर उसका थोड़े दिन पहले तक तो नहीं था, सब कुछ ठीक ही था। बाकी अभी जांच की जाएगी। विशान स्पोर्ट्स में स्कूल का नाम रोशन करता था। सब उसकी खूब तारीफ करते थे। स्केटिंग चलाता है। अभी कहीं जाने वाला था? विशाखापट्टनम जाने वाला था। लेकिन अब शायद वो कभी स्केटिंग नहीं कर पाए क्योंकि रीढ़ की हड्डी टूट गई है, पैर भी टूट गया है। इस मामले को लेकर रतलाम के लोग आक्रोशित हो गए और सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर रहे थे। स्कूल का पर कार्रवाई करो। गुस्साए लोग और आदिवासी छात्र संगठन ने बोधी इंटरनेशनल स्कूल का घेराव किया और प्रिंसिपल पर सख्त एक्शन लेने और स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग उठाई। अभी सेम लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। फिलहाल छात्र की नाजुक हालत को देखते हुए इलाज के लिए उसे रतलाम से अहमदाबाद भेज दिया गया है। रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही फेल हो गई। एक बार के लिए तो ऐसा लगा ये मिसाइल अपने टारगेट को हिट करने वाली है, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद मिसाइल अपने लक्ष्य से भटक गई और तभी जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई परमाणु विस्फोट हुआ हो। आसपास की पूरी धरती भूकंप की तरह कांपने लगी और करोड़ों की लागत से बनी मिसाइल मिट्टी में मिल गई। मिसाइल मुश्किल से 200 से 400 मीटर ऊपर ही उठी होगी, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो रूस के लिए किसी सदमे से कम नहीं। फिलहाल अगले आदेश तक के लिए परीक्षण को टाल दिया गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी और आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल को लेकर 2 बड़े खुलासे हुए हैं। पहला खुलासा अल फलाह यूनिवर्सिटी की जालसाजी को लेकर हुआ। ईडी की जांच में जमीन सौदे में मुर्दा को जिंदा करने का मामला सामने आया है।
जांच में पता चला है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी न सिर्फ आतंकी गतिविधियों में शामिल डॉक्टरों का अड्डा थी, बल्कि ईडी सूत्रों के मुताबिक जमीन सौदे के लिए फर्जी जीपीए का इस्तेमाल किया गया। पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए जमीन हड़पी गई और इसमें अल फलाह के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी की बड़ी भूमिका थी। ईडी के हाथ खसरा नंबर 792 के दस्तावेज लगे हैं। दिल्ली के मदनपुर खादर की जमीन का सौदा फर्जी तरीके से किया गया। इस जमीन को फर्जी दस्तावेजों की मदद से तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के नाम पर कर दिया गया। ये फाउंडेशन अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी से जुड़ा है। हैरानी की बात तो यह है कि इस जमीन को हड़पने के लिए मरे हुए लोगों के नाम पर बनाई गई फर्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जीपीए बनाई गई और ये जीपीए 7 जनवरी 2004 को लिखी गई, जबकि इसमें जिनके दस्तखत या अंगूठे के निशान थे उनमें से कई की 1972 से लेकर 1998 के बीच मौत हो चुकी थी। शिवदयाल उनमें से एक थे जिनकी मौत 1998 में हुई थी, लेकिन उनके नाम पर जमीन 2004 में बेच दी गई, वो भी उनके दस्तखत लेकर। इस जमीन को हड़पने के लिए 2004 से 2013 तक ऐसी जालसाजी की गई जिसके बारे में किसी को भनक नहीं थी। जमीन मालिक नथु की मौत 1972 में हुई थी। 1991 में हरवंश सिंह का निधन हुआ। 1993 में जमीन मालिक हरकेश भी दुनिया छोड़ गए। 1998 में शिवदयाल और जयराम नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी, लेकिन 2004 में शिवदयाल और बाकी के नाम से फर्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि जीपीए तैयार की गई। उसी जीपीए के आधार पर 2013 में जमीन का सौदा करा के रजिस्ट्री करवा ली गई और जमीन को तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के नाम पे कर दिया गया। तो ये पूरा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जमीन 75 लाख में बेची गई और दस्तावेज पर विनोद कुमार के हस्ताक्षर लिए गए, यानी मरे हुए और जिंदा लोगों की ओर से विक्रेता विनोद कुमार को दिखाया गया। ईडी के मुताबिक मृत व्यक्ति के नाम पर बनाए गए जीपीए कानूनी रूप से अमान्य होते हैं, यानी पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन शुरू से लेकर अंत तक फर्जी है। ईडी अब इस मामले में फर्जी दस्तावेज, जीपीए तैयार कराने वाले दलालों, सेल डीड कराने वाले लोगों और सौदे का फायदा उठाने वालों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के तहत कार्रवाई करने में जुटी है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने अभी तक अल फलाह यूनिवर्सिटी के 30 डॉक्टर से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए, जिसमें अल फलाह के डॉक्टर्स ने बताया कि आतंकी उमर का व्यवहार सही नहीं था। आतंकी उमर चुनिंदा लोगों को ही कमरे में जाने देता था। जांच एजेंसियां अब उमर के मोबाइल फोन के जरिए आतंकियों के मददगारों की तलाश में जुटी हैं। ओडिशा के पुरी में हिट एंड रन का भयानक मामला सामने आया है, जिसमें एक बेकाबू कार 2 बाइक में टक्कर मारते हुए एक दुकान में घुस गई। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। अचानक सड़क पर मौत का परवाना आ गया। कार आई और लोगों को उड़ाती चली गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि कार सुरक्षित चल रहे बाइक सवारों को इस तरह टक्कर मारेगी, पहले बाएं तरफ और फिर दाईं तरफ। ऐसा लगा मानो ड्राइवर ने या तो नशा कर रखा था या फिर उसका नियंत्रण कार से पूरी तरह से हट गया। कार की टक्कर में दुकान में भी बड़ा नुकसान हो गया। पुरी के पिपली दर्ज शाही स्क्वायर के पास हुए इस एक्सीडेंट में इस बात की जांच हो रही है कि ये लापरवाही और ओवर स्पीडिंग का मामला है या फिर नशे की वजह से हादसा हुआ। लेकिन इतना समझ लीजिए, सड़क पर चलिए तो अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं भी किसी भी जगह ऐसे चौपहिया वाहन दानों बनकर घूम रहे हैं। श्रीलंका में डिडवा तूफान के बाद आई भारी बारिश ने तबाही मचा कर रखी है। श्रीलंका में नदियां उफान पर हैं और कई जगहों पर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। तूफान और बाढ़ की वजह से अब तक 132 लोगों की जान जा चुकी है। बाढ़ के असर को कम करने के लिए डैम के गेट खोले गए, लेकिन श्रीलंका के कई शहर बाढ़ के कहर से बच नहीं पाए। सबसे ज्यादा तबाही कैंडी, बदुल्ला और अम्पारा में मची है। घर, बाजार, दफ्तर, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लाखों की गाड़ियां बाढ़ के पानी में खिलौनों की तरह बह रही हैं। श्रीलंका पर कुदरत की इस आफत के बीच कुछ लोग जान बचाने के लिए पेड़ और घर की छत पर चढ़ गए, जिनका सेना के हेलीकॉप्टर्स ने रेस्क्यू किया। मुश्किल वक्त में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं।
घर में फंसे हुए इस परिवार के लिए बाढ़ से गुजर रहे लोगों ने खाने का सामान पहुंचाया। कई इलाकों में कमजोर पड़ी जमीन की वजह से घर ढह रहे हैं। श्रीलंका के कैंडी में जगह जगह सड़कों पर बड़े बड़े पेड़ गिर गए। मुश्किल की घड़ी में पड़ोसी देश की मदद के लिए भारत ने हाथ बढ़ाए। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदय के लिए कोलंबो पहुंच गए। अगर आपने हवाई जहाज की टिकट बुक कराई है और आप अगले कुछ दिनों में एयर इंडिया या फिर इंडिगो की फ्लाइट से कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है। हो सकता है कि जिस फ्लाइट से आप यात्रा कर रहे हैं वो कैंसिल हो गई हो या फिर कैंसिल कर दी जाए। फ्लाइट्स पर खतरा इतना बड़ा है कि दुनिया भर में 6000 फ्लाइट्स पर ब्रेक लग सकता है। और ऐसा क्यों हो रहा है वो अब हम आपको विस्तार से समझाते हैं। एयरबस A320 फैमिली प्लेन में ऊंचाई पर सोलर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। सोलर रेडिएशन से फ्लाइट कंट्रोल डेटा करप्ट हो सकता है। सॉफ्टवेयर अपडेट होने तक उड़ान में देरी हो सकती है। कुछ घंटे पहले A320 फैमिली के एक विमान में उड़ान के दौरान दिक्कत आई थी। विमान मैक्सिको के कैनकन से न्यूयॉर्क जा रहा था। भारत में इंडिगो और एयर इंडिया के विमानों की सेवा पर असर पड़ सकता है, क्योंकि इंडिगो के पास A320 फैमिली के 210 विमान हैं, जबकि एयर इंडिया के बेड़े में A320 फैमिली के 98 विमान हैं। एयर इंडिया ने कहा है कि 50% से ज्यादा विमानों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। और अब आगे बढ़ते हैं, यूपी के नोएडा की बात करते हैं। यूपी के नोएडा में उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब एक कार में अचानक आग लग गई। कार में बैठे ड्राइवर समेत अन्य लोगों ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई। हादसा नोएडा के सेक्टर 76 में उस वक्त हुआ जब कार यूटर्न ले रही थी। तभी कार के नीचे से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि मौके पर हड़कंप मच गया। पल भर में कार आग के गोले में बदल गई। लपटें इतनी तेज थी, कुछ देर के लिए तो ट्रैफिक रुक गया। कार ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत नीचे कूदकर अपनी जान बचाई, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। महाराष्ट्र के नगर परिषद चुनाव में सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं और इन सब के बीच ओवैसी की पार्टी के विधायक ने विवादित बयान देकर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। ये माजिद हुसैन है। उस हैदराबाद से AIMIM के विधायक हैं, जहां से पार्टी सुप्रीमो ओवैसी सांसद माजिद हुसैन गए तो थे वाशिम में पार्टी उम्मीदवारों का प्रचार करने, लेकिन जनसभा में कुछ ऐसा बोल गए जिससे विवाद बढ़ गया। हल्ले से इत्तेहाद मुस्लिमीन है, बच्चों का खेल नहीं है। जब हमारे पे आएगी ना, इंशाल्लाह गली गली कम पड़ेगी। शरीयत में दखल अंदाजी की गई। माजिद हुसैन के इस बयान ने सियासी तपिश बढ़ा दी है। विरोधी इसे AIMIM की सीधी धमकी बता रहे हैं। अपने विधायक के इस विवादित बयान पर ओवैसी की टिप्पणी का फिलहाल इंतजार। दिल्ली के करोल बाग इलाके में आज बुलडोजर गरजा और इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। नाराज लोगों ने एक्शन को गलत बताते हुए विरोध किया। करोल बाग में झंडेवालान मंदिर के पास दिल्ली नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन लिया। अतिक्रमण को बुलडोजर की मदद से हटाने का काम बाकायदा नोटिस जारी करने के बाद किया गया। 1 महीने पहले लोगों को सरकारी जमीन को खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन लोग नहीं हटे, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी। बुलडोजर की इस एक्शन से नाराज लोगों ने इलाके में प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि हाई कोर्ट के स्टे के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। मदनी का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे होने पर चर्चा कराने की तैयारी कर रही है। भोपाल में दी गई अपनी तकरीर में मदनी ने वंदे मातरम बोलने वाले लोगों की तुलना मुर्दा कौम से कर दी। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। इधर बीजेपी ने मदनी के बयान की आलोचना की है। मैं मदनी साहब को याद दिलाना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि मदनी साहब वंदे मातरम किसी धर्म का नहीं है। वंदे मातरम इस मिट्टी का सुगंध है।
हिंदुस्तान का सुगंध है वंदे मातरम। हालांकि मौलाना मदनी के इस बयान पर अन्य मुस्लिम संगठनों ने दूरी बना रखी है। यूपी के बहराइच में एक बार फिर से आदमखोर भेड़िए के आतंक से लोगों में दहशत फैल गई है। भेड़िए ने इस बार एक मासूम को अपना निवाला बनाया, जिसकी कल देर रात अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन सवाल अब उन दावों पर उठ रहे हैं जिसमें 4 भेड़ियों के एनकाउंटर की बात कही जा रही है, लेकिन बावजूद इसके खुंखार भेड़ियों के आगे पूरा सिस्टम लाचार दिख रहा है। 6 साल का ये मासूम अब इस दुनिया में नहीं है। बीते शाम जब बच्चा अपने आंगन में खेल रहा था, तभी अचानक खेत की तरफ से आए 2 भेड़ियों ने इस बच्चे पर हमला कर दिया। एक भेड़िए ने मासूम की गर्दन दबोची तो दूसरे ने पैर। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक भेड़िया बच्चे को जबड़े में दबोचकर गन्ने की खेत की ओर भाग गया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण भागे, लेकिन तब तक आदमखोर बन चुका ये भेड़िया अपना काम कर चुका था। बच्चे की दोनों हथेलियां गायब थी और वो बेहोशी की हालत में खून से सना हुआ था। बच्चे को आनन फानन में लखनऊ रेफर किया गया, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुका था। आंध्र प्रदेश के एम्मी गनूर ताल्लुक में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 कार की आपस में टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। टक्कर इतनी तेज हुई कि कार पूरी तरह से पिचक गई और उसमें सवार 5 लोगों ने अंदर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरी कार में सवार लोग घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब ये परिवार मंदिर में दर्शन करके घर लौट रहा था। तभी कोलार जिले के कोटकल गांव के पास दूसरी कार से जोरदार टक्कर हो गई। एक ही कार में 2 बच्चों समेत 5 लोग सवार थे। इस हादसे में 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। ये परिवार कोलार जिले के चिक्का होसल्ली गांव का रहने वाला था। वहीं दूसरी कार में सवार घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनमें से भी कई की हालत गंभीर है। केरल के अलाप्पुझा में सड़क हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। यहां एक भीषण एक्सीडेंट में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रफ्तार की सनक ऐसी कि एक ही झटके में सब खत्म हो गया। छात्र स्कूल से घर लौट रहा था, तभी तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। स्पीड इतनी ज्यादा थी कि टक्कर लगने के बाद बाइक सवार घसीटते हुए आगे दीवार से टकरा गया। कुछ ही देर में सड़क पर कोहराम मच गया। इस भयंकर हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है। वहीं छात्र को भी बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब बात कर लेते हैं हैदराबाद के वजीराबाद इलाके की, जहां से बड़े हादसे की खबर आई है। यहां पर एक दुकान में लगी भीषण आग से हड़कंप मच गया और इस अग्निकांड में 2 करोड़ का सामान जलकर राख हो गया। दुकान में लगी आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के लोग भागने लगे। मौके पर पुलिस वालों और फायर फाइटर्स ने तुरंत मदद के लिए हाथ बढ़ाया। आ जाओ, कुछ भी नहीं होता, आ जाओ, आ जाओ, कुछ भी नहीं होता, आ जाओ। हैदराबाद के वजीराबाद इलाके में लगी आग तेजी से फैली, क्योंकि ये आग टायर की दुकान में लगी। दुकान के अंदर बाइक, स्कूटर के दूसरे ज्वलनशील सामान भी मौजूद थे। फोड़ो, ए चल, हल्लू मारो। दुकान के साथ ही इमारत में कुछ लोग अंदर भी थे, जिनकी सहायता के लिए शीशे तोड़े गए। भैया कौन है अंदर, बाहर आ जाओ। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जाता, लेकिन तब तक करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। अच्छी बात यह रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का एक नया बयान सुर्खियों में है। उनका यह वीडियो पश्चिम बंगाल बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है। वीडियो में हुमायूं कबीर विवादित बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। বাহাত্তর আছে, বাংলায় 37% আছে। যখন এটা কমপ্লিট করব সেদিন 40% পৌঁছাবো এবং করব কোনো শক্তি থাকলে আমাকে রুখে নেবে। তাতে আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেবো ওখানে। আমার চ্যালেঞ্জ এটা, কেউ বলেছে তো ইউপি। हुमायूं कबीर ने साफ कह दिया कि वो जो कुछ करने वाले हैं उसे करके रहेंगे। का हिम्मत है तो मुर्शिदाबाद आके मेरा गर्दन काट के दिखाइए। मैं गर्दन देने के लिए, शहीद होने के लिए मैं तैयार हूँ। तो बार बार क्या बोला, बाबरी मस्जिद बनाएगी। हुमायूं कबीर ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वो टीएमसी से इस्तीफा भी दे देंगे, लेकिन बाबरी मस्जिद बनाने का प्लान कैंसिल नहीं करेंगे।
राजस्थान के अजमेर में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। अजमेर में दरगाह के पास कई दुकानदारों ने दुकान के आगे अवैध अतिक्रमण कर रखा था और इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। दुकान के बाहर बढ़ाए गए चबूतरों को चुन चुन कर तोड़ा गया। सड़क पर बाहर निकल रहे शेड पर भी बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन ने यह एक्शन अजमेर शरीफ दरगाह के पास लिया, जहां दुकानदारों को कई दिन पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटा, इसलिए अब कार्रवाई हो रही है। अगले महीने अजमेर शरीफ दरगाह पर सालाना उर्स का आयोजन होना है, जिसमें रोजाना लाखों लोग आएंगे। ऐसे में सड़कों के चौड़ीकरण के लिए अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। 4 नवंबर से देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और इन 29 दिनों में अब तक अलग अलग राज्यों में 28 बीएलओ की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह एसआईआर प्रक्रिया के दबाव को बताया जा रहा है। बीएलओ की मौत पर सियासत भी जारी है। अखिलेश यादव ने मलिहाबाद में बीएलओ रहे विजय कुमार के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की और सरकार से भी ऐसा करने की अपील की। 1 करोड़ इस परिवार की मदद हो, सरकारी नौकरी दी जाए और तमाम सरकारी योजनाओं से इन्हें जोड़ा जाए। अखिलेश यादव ने एक बार फिर आरोप लगाया कि एसआईआर की आड़ में वोट काटने की साजिश रची जा रही है। एसआईआर के बहाने वोट डालने का अधिकार छीन रहे हैं, आरक्षण छीनेंगे, आपकी पहचान छीनेंगे, आपके ऊपर उल्टे सीधे दबाव बनाएंगे। वहीं बीजेपी कह रही कि अखिलेश यादव सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। भ्रम फैलाना, अफवाहें फैलाना अखिलेश यादव का स्वभाव बन गया है। अखिलेश यादव का कहना है कि जब से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में झटका लगा है, तब से ही वो तरीके बदल बदल कर चुनाव आयोग के जरिए धांधली करवा रही है। एसआईआर प्रक्रिया में जुटे बीएलओ सिर्फ प्रशासनिक दबाव ही नहीं झेल रहे, उनके सामने तरह तरह की चुनौतियां हैं। कहीं उन्हें धमकी दी जा रही है तो कहीं पर परेशान किया जा रहा है। एक ऐसा ही मामला यूपी के रायबरेली से सामने आया, जहां आरोप लगा कि दबंग प्रधान कृष्णा यादव ने न सिर्फ फॉर्म फाड़ डाले, बल्कि महिला बीएलओ को धमकी भी दी। हालांकि शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने ग्राम प्रधान दीपक यादव और उसके पिता कृष्णा यादव को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अच्छा काम करने वाले बीएलओ को सम्मानित भी किया जा रहा है। फर्रुखाबाद में करीब 50 बीएलओ को डीएम ने सम्मानित किया। इन सभी बीएलओ ने तय वक्त के अंदर ही अपना काम पूरा कर लिया। कुछ ऐसा ही सम्मान मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीएलओ स्नेहलता पटेल को मिला, जिन्होंने तय समय में ही अपने हिस्से के सभी फॉर्म को डिजिटाइज कर दिया। स्नेहलता पटेल को प्रशासन ने हवाई सफर का पुरस्कार दिया है। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासत गर्म है। आज टीएमसी से जुड़े लोगों ने कोलकाता में चुनाव आयोग का दफ्तर घेरने की कोशिश की। टीएमसी समर्थित बीएलओ संघ चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर पहुंच गया और धरने पर बैठ गया। इनकी मांग है कि जिन बीएलओ की जान गई, उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए। इससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी और कोलकाता पुलिस आयुक्त को एक चिट्ठी भेजी थी, जिसमें कहा गया था कि बीएलओ को राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से दबाव या धमकी न दी जाए। शुक्रवार को ही टीएमसी के डेलीगेशन ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की थी और एसआईआर को लेकर कुछ सवाल पूछे। टीएमसी ने पूछा कि जो वोटर लिस्ट 2024 के लोकसभा चुनाव में मान्य थी, वो 1 साल बाद अमान्य क्यों की जा रही है। बीजेपी का ये भी कहना है कि पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में बांग्लादेश के लोगों का नाम भी शामिल है, जिसे हटाना जरूरी है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश इंडोनेशिया इन दिनों कुदरत के क्रोध से कांप रहा है। मानसूनी बारिश के बाद आई बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। एक अनुमान के मुताबिक अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मकान दरक रहे हैं, आशियाना छिन चुका है, जिंदगी भर की कमाई एक झटके में खत्म हो चुकी है। सैलाब के सितम से जिंदगी त्राहिमाम कर रही है। पानी की रफ्तार के आगे लोहे के बड़े बड़े ब्रिज तिनके के समान भय है। क्या पहाड़, क्या मैदान, सैलाब के आगे सब बेबस है। पेट की ओट लेकर जिंदगी पनाह मांग। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सड़कें और ट्रेन की पटरियां तक सैलाब से समा चुकी हैं। इंडोनेशिया के इतिहास की यह सबसे बड़ी विनाशकारी बाढ़ों में से एक है। अब तक करीब 4000 परिवारों को अस्थायी राहत शिविरों में भेजा गया है।
लाखों लोग बेघर हो गए। यूपी के मेरठ में एक मकान को बेचे जाने को लेकर बवाल मच गया। ये बवाल इतना बढ़ा कि इलाके में तनाव फैल गया और पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। ये मेरठ का थापर नगर का इलाका है और यहाँ स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों में गुस्सा है। गुस्से की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल इस इलाके में एक पंजाबी परिवार ने अपना मकान एक मुस्लिम फैमिली को बेच दिया था। जैसी ये बात स्थानीय लोगों को पता चली, हंगामा खड़ा हो गया। हालात ऐसे बने कि हिंदू संगठनों के साथ साथ स्थानीय लोग भी विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का तर्क है कि ये इलाका हिंदू बाहुल्य इलाका है और इस इलाके में किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को नहीं रहने देंगे, लिहाजा मकान में ताला तोड़ दिया गया। बवाल इतना बढ़ा तो पुलिस को दखल देना पड़ा और दोनों पक्षों से बातचीत के बाद मामले को सुलझाने का भरोसा दिया गया है। नई सरकार के आने के बाद से बिहार में बुलडोजर का एक्शन तेज हो गया है, जिस पर राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन प्रशासन का संदेश साफ है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नई सरकार बनते ही अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर सड़कों पर उतर आया, जिसका एक बड़ा एक्शन बिहार के गयाजी में देखने को मिला। प्रशासन ने यह एक्शन गयाजी के केपी रोड पर किया। केपी रोड गयाजी शहर का सबसे प्रमुख मार्ग है, लेकिन अतिक्रमण की वजह से यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल है। सड़क के दोनों किनारों पर ही नहीं बल्कि बीच डिवाइडर तक पर दुकान लगा दी गई थी, इसलिए बुलडोजर उतारना पड़ा। बिहार के अलग अलग शहरों में कई दिन से बुलडोजर का एक्शन चल रहा है। विपक्ष इस एक्शन पर नीतीश सरकार को घेर रहा है और इसे गरीब, दलित, वंचित परिवारों पर अत्याचार बता रहा है। नवंबर खत्म होने वाला है और क्रिसमस अगले महीने की 25 तारीख को है, लेकिन क्रिसमस की धूम पश्चिमी देशों में शुरू हो गई है और लोग क्रिसमस की खरीदारी में जुट गए हैं। तस्वीरें जर्मनी की, जहां विश्व प्रसिद्ध पारंपरिक क्रिसमस बाजार खुल गया है। ये क्रिसमस का वो बाजार है जिसका इंतजार पूरे साल सिर्फ जर्मनी ही नहीं पूरे यूरोप को रहता है। क्रिसमस स्पेशल स्नैक्स, ड्रिंक्स, मोमबत्तियां, टोपियां, दस्ताने और सभी रंगों के चमचमाते क्रिसमस सितारे बाजार की रौनक बढ़ा रहे हैं। इस बाजार में आकर लोग खुशी के साथ भावुक भी हैं, क्योंकि पिछले साल क्रिसमस बाजार में तेज रफ्तार कार ने सैकड़ों लोगों को रौंद दिया था। उस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। आजकल स्काई डाइनिंग रेस्टोरेंट का ट्रेंड है, मतलब जमीन से सैकड़ों फीट हवा में क्रेन की मदद से टेबल पर खाना परोसा जाता है। रोमांच के इसी चक्कर में आज केरल में कुछ पर्यटकों की सांसें हवा में ही अटक गई। स्काई डाइनिंग की क्रेन में खराबी आ गई और कई टूरिस्ट हवा में ही अटक गए। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन पर्यटकों में 4 बच्चे भी शामिल थे, जो 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक हवा में फंसे रहे। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने पहले 2 बच्चों और उनकी मां को नीचे उतारा और फिर बाकी परिवार के सदस्यों को। परिवार कोझिकोड का रहने वाला है और पहली बार स्काई डाइनिंग रेस्टोरेंट का मजा लेने डुक्की पहुंचा था। हैरान करने वाली बात यह है कि रेस्टोरेंट अभी 1 महीने पहले ही खुला है। बिहार के नवादा में आए पर्यटक से मारपीट की घटना सामने आई। आरोपी युवक वेस्ट बंगाल नंबर की गाड़ी बिहार में देखने के बाद भड़क गया। मारपीट करने के साथ ही उसने पर्यटकों से रंगदारी के 1000 रुपए भी मांगे। पुलिस आके बात होगा ना, मत जाना इधर, अब ना मत जाना इधर, अब डब्ल्यू भी ये सब दिखाना। क्या बोल रहा था? पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार के रहने वाले बोधगया राजगीर से दर्शन करके वापस लौट रहे थे। इसी दौरान कार पर पश्चिम बंगाल का नंबर देखकर एक बाइक सवार ने उनका पीछा शुरू किया और फिर रास्ते में उनकी कार को जबरन रोककर मारपीट की और 1000 रुपए की रंगदारी मांगी। सर कुछ प्लीज सर बाइक को पीछे से मारा है। सर नहीं पैसा निकालो 1000 रुपए निकाल पड़ा। मारपीट की वजह से दिलीप को कई जगह चोटें आई। उन्होंने हिम्मत की और अपना प्राथमिक उपचार कराया और फिर पुलिस थाने पहुंच गए। मेरा दीदी ने एक छोटा वीडियो क्लिप बनाया था उसे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इधर घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में देर रात जिला प्रशासन ने मां बगलामुखी मंदिर की करीब 200 करोड़ रुपए की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। कोर्ट ने 1997 में डिक्री को रद्द करते हुए अवैध कब्जे को हटाने का आदेश दिया था। मां बगलामुखी मंदिर पर जब बुलडोजर लेकर प्रशासन पहुंचा तो मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा हासिल कर बनाई गई दुकानों को दुकानदार खुद अपने हाथों से ही तोड़ने लगे। कोई दुकानदार गाड़ियों में सामान लाद रहा था
तो कोई दुकान में लगे लोहे के सामान को निकलवा रहा था। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अगार मालवा में कब्जा हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने 2007 में दाखिल उस अपील को रद्द कर दिया जिसमें एक डिक्री के आधार पर मंदिर की जमीन का दावा किया गया था। कोर्ट ने पाया कि 1997 में फर्जी दस्तावेज लगाकर डिक्री हासिल की गई थी। देर रात जिला प्रशासन ने मंदिर की जमीन पर कब्जे हटाने की कार्रवाई की। प्रशासन का बुलडोजर देखकर खुद ही लोगों ने दुकानें खाली करनी शुरू कर दी। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।